स्वागत है माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सभी खुश होंगे क्योंकि रिवाइज्ड आंसर की आपकी फाइनल आ चुकी है। आपको कितने अंक मिले हैं कॉमन, आप लोग अपने रिजल्ट में, कल रिजल्ट आएगा तो उसमें देख पाएंगे। तो अब जो हमारी रणनीति होगी वो होगी सुपर टेट की। तो अब हम जो तैयारी कराएंगे आपकी वो होगी सुपर टेट की। तो आज हम यहाँ पर लिए हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की, जो कि आपके सुपर टेट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए आज की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है जो कि है आपके राजभाषा संबंधी, कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखा जाता है या फिर राजभाषा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या फिर राजभाषा है। तो एक क्वेश्चन है हमारे कि संविधान में हिंदी को माना गया है, किस रूप में माना गया है। तो पहला है राष्ट्रभाषा के रूप में माना गया है, दूसरा ऑप्शन है राजभाषा के रूप में, तीसरा ए बी दोनों, चौथा ऑप्शन है कि सभी। तो हिंदी संविधान में जब हिंदी की बात की जाती है कि किस रूप में हिंदी को माना गया है, तो वहाँ पर हम कौन सा विकल्प टिक करेंगे। और एक क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि किस अनुच्छेद के तहत संविधान में हिंदी को राजभाषा माना गया है। तो अनुच्छेद होगा आपका 343 से 351 के तहत हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में माना गया है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका लॉक हो जाएगा कि संविधान में हिंदी को माना गया है राजभाषा के रूप में। किस भाषा के रूप में? तो राजभाषा के रूप में। आप इसको नोट कर लेना, यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ पर कि चौमुखी में समास है। चौमुखी में कौन सा समास है? समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास होता है 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। तो पूछा गया चौमुखी में कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा कर्मधारय समास और चौथा समास है तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यहाँ पर चौमुखी की बात की गई है। अब आप कंफ्यूज किस में होंगे? द्विगु समास में और बहुव्रीहि समास में। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुव्रीहि समास का ऑप्शन ही नहीं है तो हम किसको टिक कर देंगे? यहाँ पर द्विगु समास को टिक कर देंगे। अगर बात की जाती है चौमुखी, यानी कि 4 मुखों की बात की जा रही है, चौमुखी। ठीक है, यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा कि चौमुखी में द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है यहाँ पर कि कौन सा उपसर्ग से नहीं बना। यहाँ पर नहीं पूछा गया कि यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं ऐसा कौन सा विकल्प है जो उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। तो पहला है प्रश्न, दूसरा ऑप्शन है प्रयुक्त, तीसरा ऑप्शन है प्रगति और चौथा ऑप्शन है प्रसिद्ध। तो आप प्रसिद्ध देखिएगा, अगर प्र को आप निकालोगे तो सिद्ध निकलता है ना आपका। तो ये क्या है? प्र क्या है आपका? उपसर्ग है। प्र क्या है? उपसर्ग है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? नहीं पूछा गया। तो ये प्र बना है, ये बना है और हमें नहीं वाला ढूंढना है। तो प्रसिद्ध में हम सिद्ध निकाल देंगे और प्र हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग निकल जाएगा। प्रगति की बात करें तो गति हमारा क्या है? मूल शब्द है और प्र हमारा क्या है? उपसर्ग है। और प्रयुक्त की बात की जाए तो प्र क्या है? हमारा उपसर्ग है, युक्त क्या है? एक शब्द है। प्र क्या है? उपसर्ग है। अगर प्रश्न की बात की जाए तो प्रश्न, अगर हम प्र को भी लेंगे तब हमारा एक मूल शब्द बनता है, और अगर हम आधा सा और ना को लेते हैं तो यहाँ पर कोई शब्द नहीं बनता। तो यही हमारा फर्स्ट विकल्प हमारा लॉक हो जाएगा कि प्रश्न में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। यही हमारा विकल्प राइट हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि विद्वान शब्द का विलोम क्या है। विद्वान शब्द का विलोम क्या है? विद्वान का मतलब होता है जिसके पास अपार ज्ञान हो, विद्वान हो। और यहाँ पर पूछा गया विलोम की उसका उल्टा क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है मंदबुद्धि, दूसरा है विद्वता, तीसरा ऑप्शन है विदुषी और चौथा ऑप्शन है मूर्ख। तो यहाँ पर विद्वता और विदुषी एक ही है क्योंकि विद्वान के समानार्थी शब्द हैं। और मंद बुद्धि की बात करें तो अगर तीव्र बुद्धि होता तब आपका मंद बुद्धि हो जाता, ये होगा नहीं। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर चौथा विकल्प राइट हो जाएगा कि विद्वान का विलोम होता है मूर्ख। जिसके पास अपार ज्ञान हो उसको हम विद्वान कहेंगे, और जिसके पास ज्ञान ही ना हो उसको हम क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपडेट पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उपनयन में समास है। क्या पूछा गया? यहाँ पर पूछा गया है
कि उपनयन में कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन है द्विगु समास है, दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास है, तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास है और चौथा ऑप्शन है कि अव्ययी भाव समास है। तो उपनयन अगर हम इसको तोड़ते हैं तो क्या हमारा निकलता है उप और नयन, क्या निकलता है उप धन नयन निकलता है। तो द्विगु की बात करें तो संख्यावाची जिसमें पद प्रधान हो तो संख्यावाची तो है नहीं। कर्मधारय की बात की जाए जिसमें विशेषण और विशेषता की बात की जाए, यहाँ पर किसी के विशेषता की बात तो की नहीं जा रही है। और द्वंद्व की बात की जाए जिसमें और का लोप है, उप और नयन तो ऐसे तो है नहीं। तो अव्ययी भाव समास का मतलब होता है जिसमें पहला पद क्या हो अव्यय से जुड़ा हो यानी कि उपसर्ग से जुड़ा हो। तो यहाँ पर हमारा उप क्या है, उप हमारा उपसर्ग है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प लॉक हो जाएगा, चौथा विकल्प हमारा लॉक हो जाएगा कि उपनयन में अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर कि ऋग्वेद में कौन सी संधि है। ऋग्वेद में कौन सी संधि है। तो पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि और चौथा इनमें से सभी है। तो ऋग्वेद का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या निकलता है, ऋग है ना, गा किसमें बदल जाएगा, का में बदल जाएगा। ऋग धन वेद बराबर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, हमारी होगी व्यंजन संधि यानी कि दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा कि ऋग्वेद में व्यंजन संधि है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7वां है यहाँ पर कि गोदान है। गोदान क्या है, महाकाव्य है, कथाकृति है या फिर कृति है या फिर ग्रंथ है या फिर उपन्यास है। तो गोदान गबन एक इसको किसने लिखा है, तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा ये लिखा हुआ क्या है, एक उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ एक उपन्यास है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि गोदान क्या है, उपन्यास है। इसको किसने लिखा है, तो मुंशी प्रेमचंद। कौन लिखा, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, यहाँ पर पहला विकल्प राइट हो जाएगा कि गोदान है एक उपन्यास जिसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 8वां है यहाँ पर कि रसोई घर है। रसोई घर शब्द है, कौन सा शब्द है, रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रसोई घर इसको हम अलग करते हैं क्या निकलता है, रसोई प्लस घर, तब जाके रसोई से मिलकर घर बना है। रसोई प्लस घर बराबर क्या हो गया, हमारा रसोई घर हो गया। क्या हो गया, रसोई घर हो गया। तो जिसका संधि विच्छेद हो जाता है वो कौन सा शब्द होता है, तो वो होता है हमारा यौगिक शब्द। क्या होता है, यौगिक शब्द। क्योंकि रूढ़ की बात करें तो रूढ़ का जिसका संधि विच्छेद न हो, जिसका कोई अर्थ न निकले, जैसे कमल हो गया, नयन हो गया, जिसका कोई अर्थ न निकले वो रूढ़ शब्द होता है। जिसका अर्थ निकले, जिसका संधि विच्छेद हो जाए वो हमारा यौगिक शब्द होता है। योग रूढ़ की बात करें तो जो तीसरा पद जिसका प्रधान होता है यानी कि जो बहुव्रीहि समास के पद होते हैं वो हमारा योग रूढ़ शब्द होते हैं। योग रूढ़ शब्द, तो यहाँ पर रसोई घर शब्द है तो हमारा यौगिक शब्द है यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नग का अर्थ है। नग का अर्थ क्या होता है यहाँ पर पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है निकेतन, दूसरा ऑप्शन है इला, तीसरा ऑप्शन है पर्वत और चौथा ऑप्शन है सदन। नग का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो अगर इला की बात करें तो इला का अर्थ होता है इलायची। क्या होता है, इलायची। इला क्योंकि तत्सम शब्द है और इलायची इसका तद्भव होता है। पर्वत नग का अर्थ होता है पर्वत। अगर सदन का बात करें, सदन का अर्थ होता है घर। और अगर निकेतन का भी बात करें तो निकेतन का अर्थ होता है घर, आला, ये सभी। तो नग का अर्थ पूछा गया तो यहाँ पर हो जाएगा तीसरा विकल्प, नग का अर्थ होता है पर्वत। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है कि देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर, देवासुर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि देवासुर में कौन सा समास है। तो इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुव्रीहि समास। तो देवासुर का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या निकलता है, देव धन असुर। देव धन असुर बराबर क्या निकलेगा, हमारा देवासुर। क्या निकलेगा, देवासुर निकलेगा। तो इसका हम करेंगे देव धन असुर, क्या हो जाएगा, हमारा देवासुर हो जाएगा। देव धन असुर बराबर देवासुर हो जाएगा। तो जो प्लस का निशान
है, ये क्या निकल रहा है और जब और का लोप होता है जहाँ पर योजक चिन्ह लगते हैं वो कौन सा समास होता है, वो होता है हमारा द्वंद्व समास हो जाता है, यानी कि दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा कि देवासुर में द्वंद्व समास है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है कि बच्चे पेड़ पर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं बच्चे? पेड़ पर बैठे हैं। इसमें कौन सा कारक है? कारक की बात करें तो हिंदी में कारक की संख्या कितनी है? 8 है। यहाँ पर क्या बात की जा रही है? कहाँ पर बैठे हैं? पेड़ पर बैठे हैं। जब पर की बात की जाती है, में की बात की जाती है, तो इसमें कौन सा कारक होता है? जल्दी से बताइएगा। बच्चे पेड़ पर बैठे हैं, संप्रदान कारक होगा, अधिकरण कारक होगा, या फिर कर्म कारक, या फिर कर्ता कारक। तो जब भी में और पर की बात की जाती है हम तुरंत किसको लॉक कर देंगे? अधिकरण कारक को लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा कि बच्चे पेड़ पर बैठे हैं, इसमें अधिकरण कारक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हिंदी में अयोगवाह की संख्या है। यहाँ पर संस्कृत में नहीं पूछा गया, हिंदी में पूछा गया कि हिंदी में अयोगवाह की संख्या कितनी है। और अयोगवाह किसको कहते हैं? अंग और आह को कहते हैं। तो हिंदी में अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2 है। यहाँ पर पहला विकल्प राइट हो जाएगा कि हिंदी में अयोगवाह की संख्या 2 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कबीरदास की भाषा है। कबीरदास की भाषा क्या है? तो पहला ऑप्शन है ब्रज भाषा, दूसरा ऑप्शन है सदुक्कड़ी, तीसरा ऑप्शन है अवधी भाषा और चौथा ऑप्शन है ननदी, जिसमें से कोई नहीं। तो कबीरदास की भाषा जो है पंचमेल खिचड़ी यानी कि सदुक्कड़ी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा कि कबीरदास की भाषा है सदुक्कड़ी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है और कौन सी कवित्री है जिसको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है मीराबाई, दूसरा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा को कहा जाता है, या फिर उपयुक्त सभी इसमें से जो भी ऑप्शन है इनको सबको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सभी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन राइट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इनमें कौन सी क्रिया है? दुकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, या फिर उपयुक्त सभी है। तो पंछी आकाश में क्या क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। उनका कार्य क्या है? उड़ना। वो उड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई क्रिया कर रहे हैं, वो नेचुरल प्रोसेस है जो कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा कि पंछी जो है उनका कार्य ही है उड़ना, वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी, विदाउट वर्क के, बिना कार्य के जो करते हैं उनको हो जाता है बिना कर्म, अकर्मक। बिना कर्म का अकर्मक, सकर्मक कर्म के साथ। तो यहाँ पर क्या करें? पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर कोई क्रिया नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो रही है। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। सो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगती है आपको, या फिर कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना। अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बताना कि आपने 15 में कितना क्वेश्चन सही किया है। Thanks for watching video. This is Sadhna Tyagi, expert class.